चलो पर विटामिन पढ़ रहे थे ना। विटामिन कितने तरह के होते हैं? 2। कौन कौन? फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। विटामिन का मॉलिक्यूलर वेट, अणु भार कम होता है या ज्यादा? कम। तो ज्यादा किसका था? एंजाइम्स का। किसी ने लिपिड बोला है? चलो, तो एंजाइम्स का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, विटामिन का कम होता है। 2 तरह के पढ़े थे हमने। कल हमने ए, डी, ई और के पढ़ा था। ए से कौन कौन सी बीमारियां थी? एक तो नाइट ब्लाइंडनेस थी, रतौंधी थी। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस क्यों होता है? रेटिनन नहीं बनता। रेटिनन किसके लिए जरूरी है? रोडोप्सिन के लिए। रोडोप्सिन को बनाने की रेटिना में 2 वजह से अपन देख सकते हैं। तेज लाइट में कौन देखने देता है? आयोडोप्सिन। और डिम लाइट में रोडोप्सिन। ठीक है, तो रोडोप्सिन नहीं बन पाएगा, इसलिए थोड़ा भी अंधेरा होने पर नहीं दिखता है ना। चलो, इसके बाद किसका केमिकल नेम टोकोफेरोल था? ई का। किसका नाम कैल्सीफेरोल था? डी का। बच्चों में विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रिकेट्स। और एडल्ट्स में ऑस्टियोमलेसिया। रिकेट्स में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक या लक्षण थे? पिजन चेस्ट था, पॉट वैली था, नॉग नी था और हाँ ADE-K। चलो, अब हमें देखना है बी और बी के बाद सी। तो आज हमें देखना है जल में घुलनशील या वाटर सॉल्यूबल। सर लास्ट में एकदम से क्लास एंड क्यों हो जाती है जब कुछ पढ़ा रहे हो 10 बजते ही? ऐसा है क्या? कैसा? नहीं तो ऐसे नहीं होता। कुछ क्लास कट जाती है क्या? हाँ हाँ, फिर हाँ, तो 2-3 मिनट बाद करना। फिर भी ठीक है, बात कर ले दिनेश सर से। नंबर है ना? अरे मुझे एक ही व्यक्ति का नंबर याद है और क्या है। ये दिनेश सर का नंबर। क्या कैसी प्रॉब्लम? मुझे तो कुछ नहीं पता भैया टेक्निकल का। दिनेश सर से पूछ रहे हैं ना। 7003600672। चलो, अपन को देखना है सी, नहीं देखना, पहले बी देखते हैं ना, बाद में सी पे आएंगे। अपन को देखना है वाटर सॉल्युबल या जल में घुलनशील। इसमें बी कॉम्प्लेक्स, सी और पी 3 चीजें हैं। ठीक है, तो अपन B1 की बात करते हैं। बी में पहला है B1। B1 का केमिकल नेम होगा थायमीन। ठीक है, THIAMINE है शायद। चलो देखते हैं थायमीन। इससे एक बीमारी होती है जिसका नाम है बेरी-बेरी। ये बेरी-बेरी 3 तरह का होगा। अगर बच्चों में हुआ तो इसे बोलते हैं इन्फेंटाइल, मतलब नवजात। अगर बच्चों में बेरी-बेरी हुआ तो इसे बोलते हैं इन्फेंटाइल बेरी-बेरी। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन। विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी? बेरी खतरनाक बीमारी है ना, बेरी। अगर बच्चों में हो तो इसे क्या कहते हैं? इन्फेंटाइल, क्योंकि इन्फेंट मतलब नवजात शिशु है ना। और इस बच्चे के नर्वस सिस्टम में भी दिक्कत होगी और इस बच्चे के कार्डियक सिस्टम में भी दिक्कत होगी, मतलब नर्वस तंत्रिका तंत्र में भी समस्या है और हृदय रोग भी होंगे। तो बेरी-बेरी अगर बच्चों में हुआ तो उसे कहते हैं इन्फेंटाइल बेरी-बेरी। और ऐसे बच्चों में नर्वस सिस्टम और कार्डियक सिस्टम दोनों सिस्टम में डिसीजेस या रोग होते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, 2 बच्चे शिकायत कर रहे हैं ना, बात कर लो ना। अब एक होता है ड्राई बेरी-बेरी और एक होता है वेट बेरी-बेरी। अगर नर्वस सिस्टम में दिक्कत है तो उसे कहते हैं ड्राई बेरी-बेरी, शुष्क बेरी। अगर तंत्रिका तंत्र में कोई, ये दोनों एडल्ट्स में होती है ना। बच्चों में कौन सा होता है? इन्फेंटाइल। बड़ों में 2 तरह का बेरी-बेरी हो सकता है। अगर शुष्क या ड्राई है मतलब तंत्रिका तंत्र में समस्या है, और अगर कार्डियक में प्रॉब्लम है तो वेट या आर्द्र है। ठीक है, तो बच्चों में एक ही बीमारी पर्याप्त है दोनों को, पर बड़ों में अलग अलग होगा। अगर आपको ड्राई बेरी-बेरी हुआ मतलब नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होगी, और आर्द्र
या वेट बेरी बेरी है तो कार्डियक सिस्टम में कोई दिक्कत हो। तो बेरी बेरी कितने तरह का होगा? 3। बच्चों में इन्फेंटाइल, बड़ों में 2, शुष्क और आर्द्र, ड्राई नर्वस और वेट कार्डियक। ठीक है, अगर कंफ्यूजन हो जाए तो हृदय पंप करता है ब्लड को, ब्लड कैसा होता है? वेट या आर्द्र ही होता है। ठीक है, तो हृदय में याद रख लेना वेट है। तो B1 का केमिकल नेम याद कर लोगे, थायमिन। B1 से बीमारी कौन सी होती है? बेरी बेरी। और बेरी बेरी किससे रिलेटेड है? नर्वस और कार्डियक सिस्टम से रिलेटेड बीमारी है। 3 तरह का बेरी बेरी होता है। ठीक है, चलो। BSc PSCM एलिजिबल है क्या? अब तो काय को पूछ रहे हैं, अब तो जाओ सीधे फॉर्म भर दो। अगर वो फॉर्म एक्सेप्ट कर रहा है मतलब आप एलिजिबल हो। एक्चुअली क्या, आप जब आप फॉर्म भरने जाओगे ना तो इसके बाद वो सब्जेक्ट पूछ रहा है, तो उस सब्जेक्ट की लिस्ट में आप देख लो। तो आप कल जाना और उनसे कहना भैया हमारा फॉर्म भर रहा है, तो इसके बाद वो सब्जेक्ट देखे। वो सब्जेक्ट बस आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट में होना चाहिए। उन्होंने बस ये बोला जो भी हमने रिक्वायर्ड सब्जेक्ट मांगे हैं वो आपकी फाइनल ईयर में जरूर होना चाहिए। फर्स्ट में हो ना हो, सेकंड में हो या ना हो, पर जो फाइनल ईयर की मार्कशीट लगेगी उसमें होना आवश्यक है। उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट है, जैसे मेडिसिन है तो B फार्मा वाला भी दे सकता है, BMS भी दे सकता है, BHMS के, इन सबके फाइनल ईयर में मेडिसिन सब्जेक्ट होता ही है। तो B फार्मा, BMS, BHMS सब दे सकते हैं। ऐसी केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री ऑनर्स वाला भी दे सकता है और प्लेन BSc वाला भी दे सकता है ना। चलो, तो B1 वाला समझ में आ गया। अब देखो, शराब, चाय और कॉफी जो लोग पीते हैं उनमें B1 एब्जॉर्ब नहीं होता। हो सकता है आप जो भी खा रहे हो उस डाइट में तो B1 हो, इंटेस्टाइन में B1 हो, पर इंटेस्टाइन से ब्लड में नहीं आएगा और बॉडी को नहीं मिलेगा। तो जो लोग बहुत चाय पीते हैं उन्होंने कहा नींद आ रही चाय पी लेते हैं, सैड है चाय पी लेते हैं, सरदर्द है चाय पी लेते हैं, चलो चाय की दुकान में मिलते हैं बात करते हैं, भूख लग रही चाय पी लेते हैं, है ना। इस तरह तो कई लोग होते हैं ना हर चीज में चाय पी लेते हैं। तो जो चाय, कॉफी या अल्कोहल बहुत रेगुलर पीते हैं उनमें B1 की कमी होगी। अब देख लो भैया, ड्राई या वेट वो अपने अपने हिसाब से। तो चाय कॉफी ज्यादा पीने से दिमाग सही नहीं चल रहा तो ड्राई बेरी बेरी हो गई है, और दिल सही नहीं चल रहा तो वेट बेरी बेरी। ठीक है, तो चाय, कॉफी और अल्कोहल से B1 का एब्जॉर्प्शन मतलब इंटेस्टाइन से ब्लड में जाना रुक जाएगा। दारू पीने का ज्यादा चलता नहीं वो अलग चीजें बताएंगे। एक्चुअली क्या होता है, मतलब जब हमारा मतलब एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारे ऐसे न्यूरॉन्स होते, न्यूरॉन्स नहीं बोलते, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो हमारे बॉडी को उत्तेजित या एक्साइटेड करते हैं। तो क्या होता है, जब भी हम डिप्रेशन में होते हैं तो सिगरेट मतलब निकोटिन है ना, या दूसरी पदार्थ ऐसी चीजें जो हमारे शरीर को थोड़ी देर के लिए एक्साइटेड या उत्तेजित करते हैं। तो चाय हुआ, चाय में थीन होता है, कॉफी में कैफीन होता है, तंबाकू में निकोटिन होता है। इन तीनों में से कुछ भी लोगे ना तो आपका डिप्रेस मूड सही हो जाएगा, पर कुछ समय के लिए, और जैसे उसका असर उतरेगा तो वो ज्यादा डिप्रेशन में डाल देगा। तो आप शराब पीने से पहले थोड़े से डिप्रेशन में थे कि ब्रेकअप हो गया, छोड़ के चली गई, शराब पी लिया, अब सुसाइड ही करने लगे, तो थोड़ी देर के लिए तो सब ठीक ठाक है, इसके बाद सब बेकार है। यही चाय का है, यही कॉफी का है, सबका है। कोई भी अगर स्टिमुलेंट होगा ना तो उसका स्तर जो स्तर है कुछ समय तक हाई रहेगा लेवल, इसके बाद डाउन हो जाएगा, इसलिए इन सब चीजों से बचना ही चाहिए। अब अगला है विटामिन B2। तो B1 का केमिकल नेम वो बीमारी, बस इतना पढ़ना है। अब हमें अगला विटामिन पढ़ना है, विटामिन B2 जिसका केमिकल नेम क्या है, राइबोफ्लेविन। सबके केमिकल नेम बहुत जरूरी है। विटामिन A का क्या था, रेटिनॉल, D का, E का, K 2 थे, K1 और K2। K1 का पाइलो और मैना, मीना, जो तुम्हें याद है, जो भी याद कर लो, है ना। इसके बाद B1 का थायमिन, B2 का राइबोफ्लेविन, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि B2 का रासायनिक नाम क्या है। ऐसे 4-5 नाम दे देगा ना, उसमें से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इसका रासायनिक नाम क्या है। तो B2 है राइबोफ्लेविन, और इससे क्या होता है, इसका 2 को एंजाइम बनते हैं। जैसे आपने NAD पढ़ा था, ऐसी FAD भी पढ़ा था अगर याद हो। तो इससे को एंजाइम बनते हैं जो प्रोसेस में एंजाइम की हेल्प करते हैं। तो FMN और FAD ये दोनों को एंजाइम मतलब एंजाइम की हेल्प करने वाले नॉन प्रोटीन। एंजाइम को क्या बोलते हैं, एपो एंजाइम, और वो प्रोटीन है, उसके साथ जो मदद करता है वो को एंजाइम, वो नॉन प्रोटीन है। तो ये 2 को एंजाइम है, नॉन प्रोटीन है, जो अपने एंजाइम्स की मदद करते होंगे।
ये दोनों को एंजाइम किससे बनते हैं? विटामिन B2। तो विटामिन B2 का पहला इंपॉर्टेंस है कि कुछ इंपॉर्टेंट को एंजाइम बनाता है, जैसे FMN और FAD। ठीक है, आपने ETS पढ़ा होगा, उसमें FAD और NAD पढ़ा होगा। को एंजाइम, को एंजाइम है ना। चलो अब देखो, अब इसमें क्या होता है, एंगुलर स्टोमेटाइटिस होता है, मतलब जो ओंठों के किनारे है ये फटने लगता है। तो ओंठ फट रहे हैं मतलब वो अलग है, मॉइस्चर जा रहा, पर ओंठों के केवल किनारे फट रहे हैं, तो विटामिन B2 की कमी है। ठीक है, इसको बोलते हैं एंगुलर, एंगुलर मतलब दोनों एंगल्स पर स्टोमेटाइटिस। ये इसी को बोलते हैं कीलोसिस या चीलोसिस, इसी को चीलोसिस, कीलोसिस, सब जो भी हो, सी को सा का चा, जो तुम्हारी श्रद्धा हो पढ़ लो। ठीक है, तो विटामिन B2 की कमी से जो एंगल्स होते दोनों तरफ वो फटने लगते हैं, इसे कहते हैं एंगुलर स्टोमेटाइटिस। इसी को क्या बोलते हैं? चीलोसिस। ये किसकी कमी से होता है? B2 की या राइबोफ्लेविन की। ठीक है, इसकी कमी से। अब इसकी कमी से जीभ में भी इन्फ्लेमेशन आने लगता है, जीभ में भी इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग बिल्कुल स्मूथ सी हो जाती है, इसे बोलते हैं ग्लोसाइटिस। तो ओंठ का फटना चीलोसिस या एंगुलर स्टोमेटाइटिस, और जीभ का इंफेक्शन होना ग्लोसाइटिस। तो विटामिन B2 की कमी से क्या क्या होगा? ओंठ फटना शुरू, कीलोसिस, चीलोसिस या एंगुलर स्टोमेटाइटिस, याद हो जाएगा। ये किसकी कमी से हो रहा? B2। जीभ में भी इन्फ्लेमेशन, शोथ प्रदाह शुरू हो गया, इसको क्या कहते हैं? ग्लोसाइटिस। प्लस आंख से लेकर नाक तक की स्किन ड्राई होने लगती है। कई बार ऐसा देखा होगा, दोनों तरफ स्किन यहां ड्राई सी होने लगती है, वही B2 की कमी से है। इसको बोलते हैं नेजुलाबियल सेबोरिया, याद हो जाए तो ठीक है। नेजल मतलब नाक और सेबोरिया मतलब ऑयल, तो नाक में ऑयल वगैरह कम आने लगता है जिससे वो ड्राई हो जाती है। ठीक है, तो मेन जो तुम्हें याद रखना है वो याद रखना है चीलोसिस। तो विटामिन B2 की कमी से ओंठ फटने लगते हैं, जीभ खराब हो जाती है और आंख से लेकर नाक तक की स्किन ड्राई हो जाती है। 3 प्रॉब्लम होगी B2 की कमी से। ठीक है, तो B2 का केमिकल नेम क्या होगा? राइबोफ्लेविन। क्या करता है? को एंजाइम बनाता है, FMN और, ठीक है चलो। और बीमारियां तुम बता दोगे, ओंठ फट जाते हैं, जीभ खराब हो जाती है और नोज से आई तक की स्किन खराब हो जाती है, इतना अपन बता देंगे। चलो अब अगला विटामिन B3। तो हमने B1 पढ़ लिया थायामीन, B2 पढ़ लिया राइबोफ्लेविन, अब B3 पढ़ना है जिसका नाम है नियासिन। अब B3 या नियासिन से बीमारी होती है, उसका नाम है D3। तो थोड़ा सा आसान है, B3 से होने वाली डिसीज को D3 बोलते हैं। तो B3 और D3 एक जैसा नाम याद हो जाएगा। इसको D3 क्यों बोलते हैं? देखो, ये अभी बीमारी पे आते हैं। पहला ग्राफ देखो, इसमें D3 क्यों बोलते हैं? सबसे पहले स्किन खराब हो जाती है, D फॉर डर्मेटाइटिस। ये देखो स्किन पूरी डर्मा खराब हो गई, अपन स्किन के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट। तो विटामिन B3 से 3 बीमारी होती है, तीनों का नाम D से शुरू है, इसलिए इसको D3 बोलते हैं। तो इससे याद करना आसान होता है कि B3 से कौन सी बीमारी है? D3। पहले D का मतलब क्या है? डर्मेटाइटिस, मतलब स्किन का खराब होना। दूसरा है डिमेंशिया, याददाश्त, लॉस ऑफ मेमोरी। तो जब हमारी याददाश्त कमजोर होने लगती है, अब ऐसा नहीं मैं पुछाई करूं, आप कहो सर B3 की कमी लग रही है, डिमेंशिया। और तीसरा है डायरिया, दस्त को बोलते हैं डायरिया। तो 3 D हो गए, स्किन का खराब होना डर्मेटाइटिस, याददाश्त का जाना डिमेंशिया, और डायरिया, लूज मोशन या डिहाइड्रेशन से डायरिया। तो विटामिन B3 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? D3। इसी D3 को बोलते हैं पेलाग्रा। और अगर पेलाग्रा का लंबे समय तक इलाज ना किया जाए, व्यक्ति में तीनों लक्षण रहे, तो ये जो D3 है वो D4 में कन्वर्ट हो जाता है, और चौथे D का नाम है डेथ। तो अगर पेलाग्रा को क्योर नहीं किया गया, इलाज नहीं किया, तो ये D3 D4 में बदल जाता, और 4th D मतलब डेथ, तो व्यक्ति की डेथ हो जाती है। तो B3 का नाम क्या है? नियासिन। B3 से कौन सी बीमारी होगी? D3। D3 मतलब पेलाग्रा। पहले D का मतलब स्किन खराब होना, दूसरे का मतलब याददाश्त जाना, और तीसरा का मतलब है दस्त, है ना, लूज मोशंस। इसको ये बता दोगे, ये बीमारी बता दोगे B3 की।
अब इसके कुछ फंक्शंस, NAD, तो FAD किससे बन रहा था? B2 से, और NAD किससे बन रहा? B3 से। तो जैसे FAD और FMN ये B2 से बन रहे थे, ऐसे NAD और NADP ये बार बार पढ़े थे कि नहीं अपन ने? जब भी किसी को हाइड्रोजन देना हो या निकालना हो तो वहां को एंजाइम की जरूरत पड़ती थी। अकेला हाइड्रोजिनेज या डिहाइड्रोनेज कुछ नहीं करेगा, या तो NAD आके H लेके NADH बन जाएगा, या NADH आके H देके NAD बन जाएगा, यही तो होता था। कुछ याद हो, अगर NADH दिया है और NAD बन गया, मतलब यहां हाइड्रोजन दे चुके हैं, यही हुआ ना, आया था NADH पर लौटा क्या? एक हाइड्रोजन दे दिया है, मतलब हाइड्रोजिनेज एंजाइम की मदद कर दी। हाइड्रोजिनेज एंजाइम का काम है हाइड्रोजन जोड़ना, और जोड़ने के लिए कौन आएगा? NADH। तो इस एंजाइम का को एंजाइम ये हो जाएगा। एक को एंजाइम हुआ कि नहीं? एंजाइम की मदद करने वाला क्या होता है? को एंजाइम। तो हाइड्रोजिनेज की मदद कौन करेगा? NADH। समझ में आ गया? ये किससे बनता है? विटामिन B3 से। तो B2 से भी को एंजाइम बन रहे हैं और B3 से। FAD बन रहा है B2 से और NAD बन रहा है B3 से। क्लियर हो गया? तो B3 का केमिकल नेम नियासिन। B3 को एंजाइम बनाता है NAD और NADP। B3 से होने वाली बीमारी D3, D3 मतलब पेलाग्रा, डर्मेटाइटिस, डेमेंशिया और डायरिया। इतना याद हो जाएगा, ठीक है। B1 से न्यूरोट्रांसमीटर, हाँ B1 नर्वस सिस्टम की बीमारी है ना। चलो, तो हमने B1 पढ़ लिया, B2 पढ़ लिया, B3 पढ़ लिया। अब अगला है पेंटोथेनिक या B5। अगली बीमारी, अगला विटामिन पेंटोथेनिक या पेंटोथेनिक एसिड। तो अगला जो विटामिन है वो विटामिन B5, पेंटोथेनिक एसिड B5। पेंटोथीन का मतलब है ओमनी प्रेजेंट या यूनिवर्सल, क्योंकि प्लांट सब्जी सलाद खाओगे तो भी B5 मिल जाएगा, मांस खाओगे तो भी B5, मतलब प्लांट्स में भी B5 बहुत है और एनिमल्स में B5 बहुत है। जनरली B5 की डेफिशिएंसी नहीं होती कि व्यक्ति कुछ तो खाएगा, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, तो कुछ भी खाएगा उसमें B5 होगा। तो पेंटोथीन मतलब जो सब जगह हो, चूंकि ये सब जगह मिलता है इसलिए इसका नाम पेंटोथेनिक एसिड है, क्योंकि पेंटोथीन मतलब सब जगह पाए जाने वाला। ये बात समझ में आ गई? क्लियर? और ये को एंजाइम ए, आपने सुना होगा एसिटिल को एंजाइम ए और एसाइल को एंजाइम ए। इसमें जो को एंजाइम ए है वो B5 से बनता है। ये बात समझ याद आ रहा है कुछ? जब अपन ने लिपिड में लिपोजेनेसिस किया था, बार बार जोड़ा था, कुछ ऐसी बातें करते थे अपन, है ना। तो एसाइल को एंजाइम ए किससे बनता है? को एंजाइम ए, पेंटोथेनिक से। तो B2 से क्या बन रहा था? NAD नहीं, FAD और FMN। और B3 से क्या बन रहा था? NAD और NADP। B5 से क्या बनेगा? को एंजाइम ए। क्लियर? चलो, वो दोनों को एंजाइम अलग है, इसका को एंजाइम अलग है। चलो, अब इसकी कमी से पैर वगैरह जलने लगते हैं। आपने कभी देखा पैरों में आग सी निकलती है, बर्निंग फीट सिंड्रोम, ठीक है। पूरे पैर में, घुटने के नीचे पूरे पैर बिल्कुल ऐसा लगता है आग जल रही, पूरे तलवे नहीं, पैर में भी ऐसा कभी फील किया होगा, वो B5 की कमी से। किससे? ब्लड सर्कुलेशन रुकने से। जैसे अपन शूज पहने बहुत टाइट तो ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। हाँ, जैसे मुझे इतना याद है स्कूल में जब हमारे यहाँ प्रेयर होती थी तो कोई ना कोई डेली गिर जाता था कि बहुत देर तक जब अपन खड़े रहते हैं तो ब्लड वापस नहीं आता। अरे हार्ट पंप तो कर देगा, वहां थोड़ी पैर में पंप लगे हैं, तो वापस आना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मसल्स चलना बहुत जरूरी है। तो जब आप घंटों तक खड़े रहते हो तो फिंगर्स चलानी पड़ती है, नहीं तो फिर वापस ब्लड नहीं लौटता, और ब्लड नहीं लौटेगा तो ब्रेन तक नहीं जाएगा, तो व्यक्ति थोड़ा सा बस हो जाता है, डिलीरियम में सुन्न सा हो, गिर जाता। तो स्कूल टाइम में तो ऐसा बहुत हुआ, बहुत सारे बच्चे गिर जाते थे। ऐसा देखा कि नहीं? डेली आते थे, धम धड़ाम सा गिरते ही रहता था, होते ही रहता था। तो उनको बाहर निकाल के एक तरफ बिठा दिया जाता था, है ना। प्रेयर नहीं रुकती थी, जनगण मन नहीं रुकता था। इतने हम लोग देशभक्त थे, कोई गिरे सर फूटे उसको ले जा। तो विटामिन B5 को पेंटोथेनिक क्यों बोलते हैं? सब जगह मिलता है। पेंटोथेन मतलब यूनिवर्सल, है ना। ये को एंजाइम ए बनाता है, और इससे कौन सी बीमारी होती है? बर्निंग फीट सिंड्रोम, पैरों में जो जलन होती है वो इसी से होती है। इसके बाद अगला है विटामिन B6, पायरिडॉक्सिन। अगला है पायरिडॉक्सिन। B1 का केमिकल नेम क्या था? B2 का, 3 का, 5 का और B6 का। बढ़िया। तो B6
चलो ठीक है, अब यहां सोचो। पहली चीज तो ये पायरियोडक्सिन को एंजाइम बनाता नहीं है, खुद को एंजाइम की तरह काम करता है, समझो। B2 क्या करता था, को एंजाइम बनाता था, जैसे कि FAD। B3 भी को एंजाइम बनाता था, जैसे कि B5 भी को एंजाइम बनाता था, जैसे को एंजाइम A। B6 को एंजाइम नहीं बनाता, खुद को एंजाइम की तरह काम करता, इट एक्ट्स लाइक अ को एंजाइम। अंतर समझ में आ गया? बाकी सारे विटामिन कोई ना कोई को एंजाइम बना रहे थे, B6 स्वयं को एंजाइम का काम करता है। तो बाकी में और B6 में अंतर समझ में आ गया? बाकी सब विटामिन कोई ना कोई को एंजाइम बनाते हैं, जैसे B2 से FAD, B3 से NAD, B5 से को एंजाइम A। B6 को एंजाइम नहीं बनाता, ये स्वयं एक को एंजाइम है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब यहां समझना, जब तुम्हें नियासिन बनाना होता है, नियासिन कौन सा विटामिन होता है? B3, B5 पेंटोथेनिक है। तो जब भी B3 बनना हो, B3 किससे बनता है? ट्रिप्टोफैन से। तो ट्रिप्टोफैन से B3 बनता है। B3 बनने के लिए कौन से विटामिन की जरूरत होती है? B6। सोचो, B6 किसके लिए जरूरी है? B3 अपने से आधे के लिए। 6 का आधा क्या है? 3। तो B6 से बनता है B3। तो विटामिन B3 बनाने के लिए किसकी नीड होगी? B6 की। इसके अलावा ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाने के लिए, ग्लाइकोजन को तोड़ के जब ग्लूकोज बनाते हैं तो कौन सी प्रोसेस कहलाती है? ग्लाइकोजेनोलाइसिस, मतलब टूटना। तो जब भी ग्लाइकोजन से तोड़ते, लिवर में ग्लाइकोजन होता है और उससे टूटता है, कौन सा हार्मोन तोड़ता है? नहीं, उल्टा, ग्लूकागोन। इंसुलिन तो ग्लूकोज उठा उठा के ग्लाइकोजन बनाती है, क्योंकि वो ब्लड का ग्लूकोज लेवल कम करती है। देखो इंसुलिन का काम क्या है? ब्लड ग्लूकोज लेवल कम करना। कम कैसे करेगा? जब ब्लड की ग्लूकोज लिवर को दे देगा, तभी तो ब्लड का लेवल कम होगा। जितनी भी ब्लड में ग्लूकोज होगी वो उठा के कहां देगा? लिवर को। तो ब्लड में क्या थी? ग्लूकोज। लिवर में जाके क्या बन जाती है? ग्लाइकोजन। ये काम इंसुलिन कराता है। पर जब तुम्हें भूख लगेगी, एनर्जी चाहिए होगी, तो तुम्हें लिवर से वापस ग्लूकोज चाहिए। लिवर में क्या है? ग्लाइकोजन। तोड़ के तुम्हें क्या चाहिए? जैसे अभी तुमने अगर खाना नहीं खाया तो जो तुमने सुबह ग्लाइकोजन जमा किया था, अब तुम्हें ग्लूकोज की फॉर्म में चाहिए, तो वो कौन करेगा? ग्लूकागोन। तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस के लिए भी आपको विटामिन B6 की जरूरत पड़ेगी। तो B3 बनने के लिए भी B6, तो B6 स्वयं में एक कोएंजाइम है, B6 से B3 बनता है। जब भी ट्रिप्टोफैन से B3 बनना हो तो कौन से विटामिन की जरूरत पड़ेगी? B6। जब भी ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनना होगा तो कौन चाहिए? B6। इसके अलावा लिनोलेइक और आर्चिडोनिक या एरिकिडोनिक, 3 पढ़े थे एसेंशियल, याद हो? लिनोलेइक और आर्चिडोनिक या एरिकिडोनिक, एक ही बात है। इनमें से जो दो बाद वाले हैं, तो अपन ने पढ़ा था लिनोलेइक में 2 डबल बॉन्ड, लिनोलेइक में 3 डबल बॉन्ड, और एरिकिडोनिक या आर्चिडोनिक में 4। 3 और 4 वाले एसेंशियल फैटी एसिड बनने के लिए भी B6 चाहिए। तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज के लिए भी B6 चाहिए, और बाद के दोनों, 3 में से बाद के दोनों एसेंशियल फैटी एसिड, आवश्यक बसी अम्ल के लिए भी B6 चाहिए। ठीक है, तो B6 कहां कहां चाहिए? B6 का काम क्या है? खुद को एंजाइम की तरह काम करता है। B3 बनने के लिए B6 चाहिए, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाने के लिए B6 चाहिए, और 3 में से 2 लिनोलेइक और एरिकिडोनिक या आर्चिडोनिक वसी अम्ल बनाने के लिए भी B6 चाहिए। यहां तक कोई दिक्कत? B6 की कमी से मेंटल डिप्रेशन आता है। तो अगर B6 की कमी होगी तो व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है। अपना अपना भैया देख लो, ऐसा तो नहीं डाइट में B6 ना मिल रहा हो इसलिए बाद में डिप्रेशन हो रहे हो, है ना। और दूसरा, किडनी में पथरी हो सकती है। तो B6 की डेफिशिएंसी से 2 प्रॉब्लम, मेंटल डिप्रेशन और रीनल स्टोन्स। ठीक है, 2 किसकी कमी से होगा? क्लियर? वैसे 20 होना नहीं चाहिए। जिनकी बचपन में बहुत कुटाई उटाई हुई हो उन्हें डिप्रेशन आता नहीं है। कौन बचपन में बहुत पिटता था? सब पिटते थे, इनको कभी डिप्रेशन नहीं आएगा। जिनको प्यार से पाला गया, जिन पे कभी हाथ वाथ नहीं उठाया गया, वो डिप्रेशन में आ जाते। जो बहुत कूटे गए हो, अब इससे बुरा क्या हो सकता है ना, इससे बुरा हो, वो डिप्रेशन में जाते ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए देखना, अब जो बच्चे सुसाइड करते, हमारे टाइम में तो बच्चा कक्षा 8 में फेल होने पर सुसाइड ना करे,
अब बच्चा नीट में फेल होता है, IIT में फेल होता है, UPSC में फेल होता है, इतने टफ एग्जाम में फेल हो रहा, फिर भी सुसाइड कर रहा है कि सॉरी पापा, सॉरी मम्मी, प्रेशर टॉलरेट नहीं कर पाए। पहले का बच्चा 8वीं में सप्लीमेंट्री आ जाती थी और बोलता था फेल तो नहीं हुए पापा, मार मत देना, है ना। और पहले तो ऐसी कोई स्कीम भी नहीं थी, पहले इसकी आज कौन सी स्कीम आई, रुक जाना नहीं। पहले तो भैया 2-2 सब्जेक्ट में, मतलब अब तो 2, 3, 4 कितने भी हो रही, ऐसे कुछ होगा ना। पहले कितना टफ था, मुझे पता है, मेरे कई दोस्त थे, है ना। जैसे मेरी क्लास में एक बच्चा आया था तत्व प्रकाश पाठक, वो क्लास 5th में फेल हुआ था, समझ रहे। मैं जब 5th क्लास में आया तो मेरा एक दोस्त बना था तत्व, वो सीनियर था, 5th में फेल हुआ, डिप्रेशन था ही नहीं। एक था धीरेन्द्र, धीरेन्द्र तो बहुत सीनियर था, 8वीं में 3 बार और 10वीं में 2 बार, 5 बार फेल होके हमारे पास आया, मतलब हमारी इस क्लास में। पर वो फेल नहीं हुआ, फिर साथ में मेरे साथ में तो 29 बच्चे थे, 28 पास हुए थे, अंकेश की सप्लीमेंट्री। हमारे ऐसे थे जो फेल होते थे वो बच्चे मुझे मिलते थे पढ़ाने को, मेरे बचपन में ऐसे ही था, जो भी बच्चा फेल होगा उसे मुझे पढ़ाना पड़ता था। हाँ, उसको स्कूल के बाद पढ़ाना पड़ता था, वो कभी फेल, मेरा रिकॉर्ड है आज तक कोई फेल नहीं हुआ, ऐसा रहता था। तो बचपन से ही स्कूल मुझे देता था, स्कूल नहीं, ट्यूशन वाली टीचर देते थे कि ये बच्चे हैं, 29 बच्चे हैं, ये हमेशा फेल होते, इनको ले जाओ। तो इनको फिर मैं घर पे ले जाता था, उनको पढ़ाता था, रिवाइज कराता था, और वो फेल नहीं होते थे। तो वहीं से टीचिंग का धीरे धीरे आया, तो जिम्मेदारी थी मेरे ऊपर, ठीक है। तो उम्मीद करते इसमें भी फेल कोई ना हो। देखो ईमानदारी से जितना पढ़ा रहे, अगर उतना पढ़ते जाओगे तो फेल नहीं होगे, ये तो गारंटी है। जितना पढ़ाते जा रहे हैं वो मोर देन इनफ है। तो पहले तो सबके केमिकल नेम याद रखना, ठीक है। 99.9% अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो रासायनिक नाम से आएगा, इसलिए पहला काम क्या करना, सबके केमिकल नेम याद करना। कैसे याद करना, आज घर जाना, ADEK, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12 ऐसे नाम लिखना। पहले तो सारे विटामिन के नाम लिखना, अब सबके सामने केमिकल नेम खुद से लिख के देखना, और अगर तुमने सब लिख लिए इसके बाद चेक करके देखना, अगर सब सही है मतलब याद है। अब ऐसा 1 महीने बाद करके देखना, 2 महीने बाद, कि 2 महीने बाद भी लिख पा रहे हो कि नहीं। तो आपको क्या करना, सारे विटामिन के नाम लिखना आज जाके, और उनके सामने नाम लिख के देखना खुद कि हम लिख पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। ऐसा आज करना है। तो B6 के सारे काम बता दोगे। बीमारी कौन कौन सी होगी, मेंटल, डिप्रेशन और रीनल स्टोन, किडनी में पथरी, ठीक है। अब अगला है B7 या बायोटिन। अगला जो विटामिन है वो B7 या बायोटिन, बायोटिन, ठीक है। इसमें से कितने लोग हैं जो केवल FSO की तैयारी करें और किसी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे, ऐसा कोई है? ऐसे कितने, अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जो PSC और FSO की तैयारी कर रहे हैं? अच्छा, 26 वाला टारगेट है, 25 वाले तो नहीं है, 25 पेपर है, क्या कर रहे हो तुम यार? अच्छा, ऐसे घूमते घामते आ जाते 1 घंटे, है ना, ठीक है। तो इसके बाद, अच्छा अपनी बात तो हुई थी, है ना, तो इसके बाद जाके मत पढ़ना, अभी जून में अपना पेपर देना, इसके बाद रिवाइज कर लेना, कोई दिक्कत है। अभी क्लास में बैठो 1 घंटे 9 से 10, ऐसे मान लो रिफ्रेशमेंट के लिए, थोड़ी हंसी मजाक हुई, बातें हुई, लेक्चर खत्म हुआ, बस चलेगा। ये मान लो दिन भर PSC पढ़ते 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 पर 1 घंटे आ जाओ, ठीक है। बाकी जिनका 26 प्लान है वो यहां से जाके इसको एक बार रिवाइज कर लो, बाकी पूरे दिन PSC पढ़ो। 9 बजे से जब तक तुम नहीं सो तब तक FSO को समर्पित कर दो। बाकी पूरा दिन सुबह जितने बजे भी उठते हो वहां से लेके रात को 9 बजे तक अपना PSC पढ़ो, 9 बजे के बाद अपना FSO पढ़ो। जिनका 25 है वो FSO अभी बिल्कुल नहीं पढ़ो, बस क्लास में आओ। और केवल जिनका FSO है वो पार्ट 1 खत्म कर लो, ठीक है। जो केवल FSO है भाई साहब, उनकी तो तैयारी बहुत ही शानदार होनी चाहिए, कि वही उनका प्लान A है, वही उनका प्लान B है। तुम्हें माता चा पिता तुम्हें बंदे सा, अब यही एग्जाम है और कोई है ही नहीं, है ना। चलो अब देखो, अब समझो B7, अगर कच्चे अंडे को खाएंगे, कई लोग होते हैं ना फोड़ के कच्चा अंडा दूध में डाल के पी जाते हैं। कोई भी एनिमल प्रोडक्ट पहली बात तो कच्चा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कितने बैक्टीरियाज होते हैं हमारी बॉडी में। तो अगर तुम दूध या अंडे या मांस ले रहे हो तो शरीर में बहुत सारे बैक्टीरिया है, उसको अगर तुम कच्चा दूध, कई लोग कच्चा दूध पी जाते हैं, मानते हैं कि दूध उबालने से कुछ प्रोटीन नष्ट हो जाती है, पर सोचो इन्फेक्शन तो नहीं होगा ना। अब तुम्हें 2 चीजें में से एक चूज करना, एक बहुत सारे प्रोटीन पर रिस्क है इन्फेक्शन का, एक है प्रोटीन थोड़ी सी कम चलेगी पर सेफ है। तुम किस तरफ जाना चाहोगे? सेफ साइड। ऐसे अंडा बॉईल करके खा लो, हो सकता है कुछ प्रोटीन गर्म करने पर, देखो प्रोटीन पढ़े थे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, तो गर्म करने पर बॉन्ड टूट जाते हैं। देखो अगर पेप्टाइड बॉन्ड होगा, सीधा चेन होगा तो प्राइमरी, चेन मुड़ गई, हाइड्रोजन बन गया तो सेकेंड, ऐसे पढ़ते हैं। तो जैसे ही अपन गर्म करते अंडे, मांस, मछली को तो बॉन्ड टूट जाते। हो सकता क्वार्टनरी हमें प्रोटीन खाना था वो टर्सरी बन जाए, ऐसा हो सकता, बिल्कुल हो सकता, पर वो सुरक्षित होता है।
ये ध्यान रखना। अगर आपने कच्चा मांस, कच्चे अंडे या कच्चा दूध पी लिया तो काफ़ी बीमारियां हो सकती है, जैसे कि सेजाइनेटम ओसोलियम, टीनियासिस। जब आप कच्चा मांस खाओगे तो टीनियासिस नामक रोग होता है, ठीक है, अच्छा खासा रोग होता है। तो कुछ भी नहीं खाना। तो जो भी कच्चे अंडे खाते हैं उसमें एक प्रोटीन होती है एविडिन प्रोटीन, और ये एविडिन प्रोटीन B7 से बाइंड कर लेती है। तो जो भी कच्चा अंडा खाएगा B7 से एविडिन प्रोटीन बाइंड कर लेगा, और जैसे एविडिन प्रोटीन बायोटिन से बंध जाएगा तो इसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो जो लोग आहार में B7 ले रहे हैं पर साथ में कच्चा अंडा भी ले रहे हैं, उनको B7 की कमी रहेगी ही, क्योंकि कच्चे अंडे का एविडिन प्रोटीन B7 का एब्जॉर्प्शन रोक लेगा। क्या अल्कोहल, चाय, कॉफी भी किसी के एब्जॉर्प्शन को रोक रहे थे? B1 का अवशोषण अल्कोहल, चाय और कॉफी रोक रहे हैं। सब प्री नहीं निकल पा रहा। मेंस अच्छा कर लो यार, प्री ऐसे कैसे नहीं निकल पा रहा यार? मतलब हमारी साइड से कोई गलती रहती है, समझो, है ना। अगला है B9। जैसे एक बच्ची आज आई है ना, वो पढ़ी है कहीं, बोले सर 4 साल से प्री दे रहे हैं। मैंने उससे जस्ट इतना पूछा कि प्रेसिडेंट को हटाने के लिए कितना बहुमत चाहिए? उसने कहा 2/3, 2/3। मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट के जज का? उसने बोला 2/3। मैंने कहा दोनों में अंतर क्या? नहीं बता पाई। अगर आप PSC के 4 अटेम्प्ट दे चुके हो और ये नहीं बता पा रहे हो कि प्रेसिडेंट का 2/3 और सुप्रीम कोर्ट के जज का 2/3 में डिफरेंस क्या है, तो फिर वो महाभियोग इंपीचमेंट की प्रोसेस मेंस में लिखोगे कैसे? मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो? इससे कोई मतलब नहीं आपके अटेम्प्ट कितने हुए, मतलब इससे कि आपने अच्छे से कितनी बार पढ़ा। शायद एक भी बार नहीं, शायद एक भी बार पूरी सिलेबस को अच्छे से पढ़ लेते, प्री प्लस मेंस। तो PSC नहीं रुकता, मानो PSC मजाक मजाक में निकल सकती है अगर अच्छे से तैयार हो, ठीक है। तुम्हें ऐसे लोगों से मिलाएंगे, अजय भाई साहब, विजय से जो है, इसके बाद उससे असाटी, एक क्या नाम है, मोनिका नहीं, मोनिका तो रिसेप्ट से, क्या नाम उसका यार, असाटी, वो भी है। 5 PSC दी, 5 क्रैक है, 5 फाइनल पोस्ट है। ऐसा नहीं 5 बार दिया 5 बार प्री निकल गया, 5 बार दिया नहीं, 5 बार पोस्ट। अभी भोपाल में रजिस्ट्रार है वो, ठीक है। तो इसके बाद बड़ा मलेरिया का लड़का, क्या नाम, राकेश, 2 बार PSC है, दोनों बार फर्स्ट रैंक है, 2 बार ही दिया जीवन में PSC, दोनों बार, 12 में भी फर्स्ट रैंक और 13 में। शिवहरे, ठीक है, पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा, शिवहरे, बड़ा मलेरिया, छतरपुर, 2 ही बार PSC दिया बस जीवन में। पहली बार दिया, टॉप कर दिया, पर रिजल्ट आने में टाइम लगा था, तब तक दूसरा भी दे दिया, इंटरव्यू दे दिया, दोनों का रिजल्ट है, दोनों में फर्स्ट रैंक। तो ऐसे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने 5 बार दिया, 5 बार पोस्ट उठाई, 5 बार। अजय भाई साहब ने 4-5 बार PSC निकाली, ठीक है। अभी वो उसमें ट्रेजरी में IPS मिल रहा था, मतलब DSP मिल रहा था, पर चूंकि UPSC में 3-4 इंटरव्यू दिए थे तो उन्होंने ट्रेजरी लिया कि काम नहीं करना पड़ेगा तो पढ़ लेंगे UPSC के लिए, पर UPSC में हुआ नहीं। तो मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो कई बार सिलेक्ट हुए, ठीक है। उनमें से कई लोग ऐसे थे जिनकी नॉलेज बहुत लिमिटेड थी, बस सिलेबस का पता था, बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं चाहिए, जो सिलेबस है बहुत चाहिए। तो मुझे नहीं पता आपके PSC में क्या दिक्कत आ रही है, बस आपको खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कहाँ दिक्कत है। जैसे कई बच्चे आते हैं, उनसे पूछते हैं एल निनो को डिफाइन करो, नहीं बता पाते, जबकि सिलेबस में एल निनो, ला निना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, सदर्न ओसिलेशन सब तो है, लिख के दिखाओ। अगर आपका बहुत अच्छा तो लिखो एल निनो क्या है, कैसे बनता है, क्या इंपैक्ट है। अगर आपने ये सब लिख के दिखा दिया मतलब अच्छी तैयारी है। अदरवाइज भले ही 4 साल, 5 साल, 6 साल, साल बाद से कुछ नहीं होता। आपने तैयारी कितनी कॉम्पैक्ट, कितनी शानदार, कॉम्पैक्ट तैयारी का मतलब कुछ भी पूछे बन जाएगा, फैक्ट नहीं, कॉन्सेप्ट। देखो फैक्ट तो भूल जाता जब, अभी मैं आपसे पूछूं कि कोयला कितने टन निकला तो आप भूल जाओगे, ठीक है, कितने हेक्टेयर पे गेहूं बोया गया आप भूल जाओगे, मैं इसकी एक्सपेक्टेशन करता भी नहीं। पर कॉन्सेप्ट कि श्री अन्न अच्छा क्यों है, सिलेबस में है श्री अन्न, तो ये तो हमेशा समझ दिमाग में रहना चाहिए कि श्री अन्न गेहूं चावल से अच्छा क्यों है। मैं पूछ ही नहीं रहा हूं कि मक्का बाजरा ज्वार कितना हुआ, मैं पूछ रहा हूं कि ये इससे अच्छा क्यों है। दूसरा सवाल, जब इतना अच्छा ही है तो हम गेहूं की रोटी क्यों खाते और चावल क्यों खाते? हम डेली या तो रोटी खा रहे हैं चावल खा रहे हैं, जो बुरा अनाज है वो डेली खा रहे हैं और जो अच्छा अनाज है वो नहीं खा रहे, तो क्यों नहीं खा रहे? तो ये सब तो अपने कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए। ये एक्सपेक्टेशन करता हूं कि बच्चा 1 साल में इतना तैयार कर ले, बस इतना चाहिए, सिलेक्शन हो जाता है, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। मैं 3-4 बार निकाला हूं इसलिए बता रहा हूं। 2 के रिजल्ट अभी आने, 19 प्रोविजनल रिजल्ट आना है, 21 प्रोविजनल रिजल्ट आना है, 23 का मेन लिस्ट में इंटरव्यू है, ठीक है। तो बता रहे हैं, तो मजाक में, मेरा तो कोई मन भी नहीं है, फिर भी निकलता है। तो तुम लोग तो इतने सीरियस कंटेंडर हो कि मुझे निकालना ही है, फिर तो निकलना ही चाहिए। तो आप बस अपनी कमियों को देखो और हमेशा ये मानो कि हम में कोई कमी रह गई। बच्चा एक तो इतना अहंकार लिए रहता है, मतलब गलती नहीं, इतना मैं भी था जब मैंने पहली बार जनपद सीओ निकाला, मैं इतना घमंडी
पापा फोन करे, बेटा अच्छे से पढ़ो, अगली बार डी से, अरे पापा फर्स्ट रैंक आएगी, कुछ नहीं हुआ, मेंस भी नहीं निकला था अगले साल। तो कहने का मतलब घमंड इतना हो जाता बच्चों को पढ़ के कि यार मुझसे अच्छा कोई है ही नहीं, बस उसको खत्म कर दो, सिलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, चलो अगला पढ़ते हैं B9। B1 को क्या बोल रहे थे? थायमिन। कौन सी बीमारी? कितने तरह की? कौन कौन सी? ड्राई और वेट। इन्फेंटाइल मतलब बच्चों में दोनों खराब है, बच्चे का दिमाग भी और दिल भी। और ड्राई वेरी वेरी मतलब नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम है। और वेट में B2 का केमिकल नेम कौन कौन से कोएंजाइम बनाता है? FMN और FAD। बीमारी ओठ। B2 इस तरफ भी, इस तरफ भी 2 है ना, तो दोनों तरफ फट जाएगा, तो B2 है तो दोनों तरफ। एंगुलर स्टोमेटाइटिस या कीलोसिस चीलोसिस, जी में खराबी आ जाती है, ग्लोसाइटिस और नेजोल्बिया सेवोरिया, यहां से लेकर यहां की स्किन ड्राई हो जाती है। फिर अपन ने पढ़ा था B3। B3 मतलब D3, B3 मतलब D3 पेलाग्रा, D3 मतलब पहले D का मतलब स्किन पूरी खराब हो गई थी, दूसरे का मतलब याददाश्त जा रही थी, और तीसरा डायरिया। ठीक है, ये पढ़ लिया। B3 से कोई कोएंजाइम भी बन रहा था, NAD और NADP। इसके बाद B5 पेंटोथीने, क्या हुआ था इससे? खुद को मतलब ये को एंजाइम ए का कंपोनेंट है। इसके बाद B6, ये खुद में को एंजाइम है। ग्लाइकोजेनेस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस में काम कर रहा, ट्रिप्टोफैन से नियासिन बनने में काम कर रहा, और 2 एसेंशियल फैटी एसिड, 2 आवश्यक वसी अम्ल भी बना रहा है। B7 के बारे में क्या पढ़ा था? कच्चे अंडे में जो प्रोटीन है वो B7 के एब्जॉर्प्शन रोक लेता है, इसका बायोटिन है। यहां तक कोई समस्या है? अब चलते हैं B9 फॉलिक एसिड, इसको ध्यान से समझना है। कहां गया अपने पास? चलो इसको समझते, एक कॉन्सेप्ट है वो काम आएगा। जो आरबीसी होती है वो दोनों तरफ से दबी होती है ना, दोनों तरफ से, मतलब आरबीसी का शेप बाइकॉनकेव, हिंदी में द्वि अवतल। धसे हुए पार्ट को अवतल कहते हैं ना, जो संकीर्ण पार्ट होता है धसा हुआ उसे कॉनकेव या अवतल बोलते हैं। तो आरबीसी दोनों तरफ से धसी होती है। एल्पेलिवे की टॉफी देखी है, वो दोनों तरफ से कॉनकेव होती है ना। अब आरबीसी का जो डायमीटर होता है, मतलब यहां से जो यहां का है वो फिक्स है, ठीक है। अब इस आरबीसी का इस शेप और साइज के लिए, शेप है बाइकॉनकेव, साइज इतना होगा कुछ माइक्रोमीटर में, इसको बनने के लिए 2 फैक्टर चाहिए। एक हमारे शरीर के अंदर रहता है, इसे कहते हैं इंट्रिंसिक, आंतरिक फैक्टर, जो लिवर में पाया जाता है। आरबीसी का शेप और साइज इतना ही रहना चाहिए, इसके लिए 2 फैक्टर है, एक शरीर के अंदर, एक शरीर के बाहर। जो शरीर के अंदर होता है उसे बोलते हैं इंट्रिंसिक, ठीक है। और एक वैज्ञानिक थे कैसल, उनके नाम पर बोल दिया कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, कैसल का आंतरिक कारक, ये लिवर में ही मिलता है। और होते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर, कैसल का बाह्य कारक। और इसमें आता है विटामिन B9 और विटामिन B12। ये 2 आपको शरीर के बाहर डाइट में लेना पड़ेगा। अगर आप B9 और B12 पर्याप्त मात्रा में लोगे तो आरबीसी का शेप भी ठीक होगा, आरबीसी का साइज भी ठीक होगा। ये बात समझ में आ गई? क्लियर? तो आरबीसी का साइज और शेप ठीक रखने के लिए 2 फैक्टर चाहिए, एक इंट्रिंसिक मतलब आंतरिक और एक एक्सट्रिंसिक मतलब बाह्य, ठीक है। आंतरिक लिवर से एक फैक्टर निकलता है, उसे बोलते हैं इंट्रिंसिक। बाहर होते हैं वो 2 विटामिन होते हैं, एक B9 और एक B12। अगर हमें आरबीसी सही शेप की मिल गई, ठीक है, इसको अगर आरबीसी सही शेप की मिल गई तो कोई दिक्कत नहीं। कोई भी जो आपकी आर्टरी, वेन, कैपिलरी, कुछ भी धमनी, सिरा या केसिका,
उसमें ये आरबीसी आराम से जा सकती, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो किसी भी ब्लड वेसल से आरबीसी को निकलने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों तरफ से दबी हुई है, कॉनकेव, और साइज भी ठीक ठाक है। तो आरबीसी बढ़िया 120 दिन तक जिंदा रहती है। पर अगर B9 और B12 की कमी हो गई, क्योंकि एक्सट्रिंसिक फैक्टर चाहिए आरबीसी के साइज और शेप को सही रखने के लिए, B9 भी चाहिए और B12, अगर नहीं मिला तो ये जो आरबीसी है ये बहुत बड़ी बन जाती है, अपने नॉर्मल साइज से एक लार्जर साइज में कन्वर्ट हो जाती है, बड़े आकार में। कब? जब इसे B9 और B12 ना मिले, ठीक है। इस बड़ी आरबीसी को बोलते हैं मेगालोब्लास्ट। ब्लास्ट को मतलब होता है सेल, ध्यान रखना, और मेगा मतलब होता है लार्ज। तो लार्ज साइज सेल, ब्लास्ट मतलब हमेशा धमाका ही नहीं होता, ठीक है। ब्लास्ट मतलब सेल और क्लास्ट मतलब टूटी हुई सेल। ये पीएससी पूछ चुका, अगर देखा एक बार ऑस्टियोक्लास्ट पूछा था, अगर यार। तो नॉर्मल सेल को बोलते हैं ब्लास्ट। तो जो हमारी आरबीसी है वो नॉर्मल साइज से बहुत बड़ी हो जाती है अगर उसे इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक फैक्टर ना मिले। तो एक्सट्रिंसिक, दो इंट्रिंसिक तो लिवर में है, वो लिवर का काम है उसको देना, पर हमें डाइट में 2 विटामिन लेते रहना है। कौन कौन? B9 और B12। अगर नहीं लिया तो आरबीसी मेगालोब्लास्ट बन जाएगी, मतलब एक बड़ी आरबीसी बन जाएगी। और ये बड़ी आरबीसी ब्लड वेसल्स में नहीं जा पाएगी, नहीं जा पाएगी तो टूट जाएगी। जैसे बहुत बड़ी आरबीसी होगी, घुसने की कोशिश करेगी, टूट जाएगी। नॉर्मल आरबीसी कितने दिन जिंदा रहती है? 120। ये मुश्किल से 50-60 दिन ही जिंदा रहेगी। तो अगर आरबीसी जिसको 120 दिन जिंदा रहना था, उसका लाइफ स्पान, जीवन काल 50-60 दिन ही रह जाए, तो क्या हमारे शरीर में खून की कमी होना शुरू हो जाएगी? क्योंकि जो आरबीसी 120, जैसे भारत में मतलब आदमियों को 70 साल तक जिंदा रहना है, 30-35 साल में सबकी डेथ होने लगे, तो क्या धीरे धीरे पॉपुलेशन कम हो जाएगी? ऐसे आरबीसी जल्दी टूटेगी तो शरीर में आरबीसी क्या हो जाएगी? कम। और आरबीसी कम होने को एनीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खून की कमी को एनीमिया। चूंकि ये मेगालोब्लास्ट की वजह से हुआ है, इसलिए से बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया समझ में आ गया। अगर B9 और B12 की कमी होगी तो आरबीसी का साइज बड़ा होगा, बड़ी आरबीसी को मेगालोब्लास्ट बोलते हैं। ये आरबीसी ब्लड वेसल में नहीं जा पाएगी, टूटना शुरू हो जाएगी, और जो आरबीसी 120 दिन जिंदा रहनी थी वो एवरेज 50-60 दिन रहेगी। इससे पूरे शरीर में आरबीसी की कमी होगी। खून की कमी को एनीमिया बोलते हैं। चूंकि ये कमी मेगालोब्लास्ट की वजह से हुई है, इसलिए इस एनीमिया को क्या कहते हैं? मेगालोब्लास्टिक, या इसका एक दूसरा नाम है परनीसियस एनीमिया। इसी को एक और नाम बोलते हैं परनीसियस, है ना। तो इसको परनीसियस भी बोलते हैं, इसी को मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी बोलते हैं, और परनीसियस। चूंकि परनीसियस होने नहीं देता, इसलिए B9 और B12 को क्या कहते हैं? एंटी परनीसियस विटामिन। ठीक है, बीमारी को परनीसियस एनीमिया या मेगालोब्लास्टिक कहते हैं। ये बात समझ में आ गई। तो B9 और B12 का काम समझ में आ गया ना। B9 को वैसे तो फॉलिक एसिड बोलते हैं, पर इसके दूसरे नाम भी है, जैसे विल्स फैक्टर, जैसे विटामिन M, विटामिन V। तो विटामिन B9 के और भी नाम है। वैसे केमिकल नेम क्या होगा? फॉलिक एसिड। अब ध्यान से देखना, जब भी डॉक्टर आयरन की टैबलेट देगा तो कहेगा आयरन फॉलिक एसिड दे रहे हैं। ऐसा सुना है कि नहीं सुना? क्योंकि वो चाहता, उसे लगता है एनीमिया हो गया है, हो सकता है आरबीसी के साइज से गड़बड़ा गया हो, तो वो हमेशा फॉलिक एसिड जरूर देगा। तो आप कभी भी देखना आयरन की टैबलेट में उसमें लिखा होगा आयरन प्लस फॉलिक। आयरन इसलिए कि हीमोग्लोबिन आयरन से बनता है, तो आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसके लिए आयरन दे देता है, और आरबीसी के साइज और शेप को सही रखने के लिए फॉलिक एसिड देता है। फॉलिक एसिड मतलब B9। ठीक है, समझ में आ गया। इसके दूसरे नाम है विल्स फैक्टर, विटामिन M और विटामिन V। ठीक है, फंक्शंस बता दिया कि आरबीसी को मैच्योर मतलब साइज शेप सही रखता है। कमी होगी तो कौन सा एनीमिया हो जाएगा? मेगालोब्लास्टिक। इसी को परनीसियस एनीमिया कहते हैं। ये इंट्रिंसिक फैक्टर, देखो ये नॉर्मल आरबीसी है, ये बड़ी आरबीसी। नॉर्मल आरबीसी का साइज ये होगा और मेगालोब्लास्ट का ये होगा। ठीक है, ठीक है। ये कैसा फैक्टर है? इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक? एक्सट्रिंसिक। कि इंट्रिंसिक तो हमारे शरीर में ही बन रहा, और चाहिए हमें दोनों फैक्टर। हमें आरबीसी को सही रखने के लिए लिवर भी सही चाहिए, क्योंकि वो इंट्रिंसिक आंतरिक कारक बनाएगा, और डाइट में B9 और B12 भी चाहिए। ठीक है, खंडवा रोड में संजीवनी क्लिनिक है सरकार का, मध्य प्रदेश सरकार का, वहां चले जाओ, बोल दो वीकनेस है,
तो वहां से आयरन सिरप और मल्टीविटामिन बहुत उठा लाओ। बोल लो बुखार है तो पैरासिटामोल। तो बच्चों को तो पैसे खर्च करने नहीं चाहिए मेडिसिन में। संजीवनी है खंडवा रोड पे, मुझे नहीं पता, बच्चे जाते हैं, उन्होंने बोला खंडवा रोड में, क्योंकि मेरी पहली ड्यूटी संजीवनी में थी। तो जैसे मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट है, ऐसे संजीवनी का। तो जब भी तुम्हें लगे वीकनेस है कुछ भी, वहां पहुंच जाओ, बोलो डॉक्टर साहब बहुत वीकनेस है, चक्कर खा के 2-3 बार तो गिर के आए हैं, है ना, ऐसे बोल के। और क्या, आयरन सिरप वगैरह के हमारी डाइट में आयरन नहीं है, जो तुम्हें टिफिन सेंटर में खाना मिल रहा होगा उसमें थोड़ी प्रॉपर सैलेड वैलेड दे रहे होंगे, हरी सब्जी दे ही रहे होंगे। तो हमें आयरन सिरप पीना चाहिए, शाम को एक ढक्कन पी लो, कोई दिक्कत, मीठी मीठी वैसी होती है ना। अगला है विटामिन, अच्छा एक और रह गया, अच्छा B12। B12 का नाम है साइनोकोबालामिन। और कोबाला से समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, बाला नहीं, कोबाल्ट है ना, कोबाल्ट है। तो कोबालामिन से समझ में आ रहा है कोबाल्ट है। तो आपसे पूछा जाएगा किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। कोबाल्ट मेटल किस में प्रेजेंट है, साइनोकोबालामिन। कोबालामिन मतलब विटामिन B12। इसका वही काम है जो B9 का है, क्योंकि B9 और B12 दोनों ही एक्सट्रिंसिक फैक्टर। क्लियर हो गया, तो ये हो गया B12। तो B9 B12 अपन ने एक साथ पढ़ लिया। अब लास्ट है विटामिन P, जो बहुत कम होता है। तो जब भी ब्लीडिंग होती है तो वहां 3 विटामिन चाहिए, एक K चाहिए एक्टिवेट करने के लिए, इसके अलावा C और P भी चाहिए। तो विटामिन P जिसका नाम है बायोफ्लेवोनॉइड्स, ये विटामिन C के साथ हेमरेज या ब्लीडिंग को रोकता है। बस, तो ये हो गया विटामिन P। तो आपका विटामिन वाला लेक्चर हो गया कंप्लीट, याद हो जाएगा। ADEK ये सब पूरे सबके केमिकल नेम सबके काम आज पढ़ लेना। कल से हमें पढ़ना है मिनरल्स, ये आखिरी टॉपिक है इस पूरे स्ट्रक्चर में, मिनरल्स। क्या, अच्छा विटामिन C रह गया, ओके। सुनो, विटामिन C, विटामिन C को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। स्लाइड में है, पहले यही लिख लो, एस्कॉर्बिक एसिड है मतलब खट्टा होगा। तो ये कहां मिलता है, खट्टे फलों में, सिट्रिक फ्रूट्स या सिट्रस फ्रूट। विटामिन C का स्रोत क्या है, खट्टे फल, आंवले वगैरह। तो विटामिन C मतलब एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, ये खट्टे फलों से मिलता है। ये एंटी इन्फेक्शन, तो जब भी घाव वगैरह हो खट्टे फल खाया करो, ठीक है। भले ही डॉक्टर कहते खट्टा वट्टा मत खाया करो, खट्टा अचार वचार मत खाओ, खट्टे फल खाओ, तो इन्फेक्शन ठीक करता है। इसके अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट है। तो अब जितने भी फेस वॉश आ रहे हैं, अगर उनके एडवर्टीजमेंट को ध्यान से सुना हो तो बार बार करें, इसमें है विटामिन C, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। तो विटामिन C का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल है। ये किस में मिलता है, खट्टे फलों में मिलता है। ये एंटी इन्फेक्शन भी है और एंटी ऑक्सीडेंट भी है। इसकी बीमारी से पायरिया नामक रोग हो जाता है, और पायरिया में गम्स से मसूड़ों में स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, और ब्रश करने पर ब्लीडिंग होने लगती है। तो विटामिन C के कमी से मसूड़ों में समस्या, पायरिया, और साथ में स्कर्वी, ये भी मसूड़ों से ही संबंधित है। तो विटामिन C की कमी से पायरिया और स्कर्वी दोनों ही मसूड़ों से रिलेटेड है। इसमें मसूड़ों में सूजन, ब्लीडिंग और पस, मतलब मसूड़ों से रिलेटेड है बस। तो विटामिन C की कमी से, पायरिया तो नहीं पूछेगा, स्कर्वी जरूर पूछता है। तो विटामिन C का केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड, एंटी इन्फेक्शन, एंटी, ठीक है। बचपन में शायद तुमने वो संतरे वाली गोलियां भी खाई होगी, विटामिन C है वो, ध्यान रखना। और कोविड के समय तो हर कोई क्या खा रहा था, विटामिन C खा रहा था, याद है। एक उसमें टैबलेट्स बहुत फेमस हो गई थी, मुझे याद नहीं आ रहा, लिम्सी, नाम सुना है। कोविड के समय हर पेशेंट के प्रिस्क्रिप्शन अगर पढ़ाओ तो लिम्सी जरूर होगी। डॉक्टर कहता खट्टी गोलियां इसको जरूर चूसा करो, ऐसा बोलता था जाए। तो विटामिन C क्या होता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, इसलिए उसको बोलते हैं। तो ये हो गया विटामिन कंप्लीट। कल से हमें पढ़ना है मिनरल्स। तो ये लास्ट टॉपिक है मिनरल्स का। फिर अपन को पढ़ना है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, और इसके बाद अपन पहले से शुरू कर देंगे। तो 6-7 दिन में ये यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगी। वहां ग्वालियर में क्लासेस चल रही हैं क्या, वो क्लासेस समझ में आ रही हैं, ठीक है। इसके बाद उनके एमसीक्यूज डल रहे हैं कि नहीं डल रहे हैं, अच्छा नोट्स आ रहे हैं, अच्छा एमसीक्यूज नहीं आ रहे,
नोट्स नहीं आ रहे? चलो बोल दे, मैं बोला तो है सर को, धर्मेंद्र सर को। आप लोगों के नोट्स धर्मेंद्र सर बनाते हैं, उनसे बोला तो वहाँ के भी बना दो। चलो कर लेते हैं ना, संडे मंडे को बनवा देते हैं। ठीक है, ठीक है। आप लोग जिनका एफएसओ पार्ट ए बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट करो, क्योंकि रिवीजन जितनी बार करोगे एग्जाम उतना सही जाएगा ना। ठीक है।